Assalamu alaikum dear student, this is me मोहम्मद उस्मान खासकी, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बगौर सुनिएगा अच्छी तरीके से ताकि कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। याद रखिएगा आज हमने जो डिस्कस करना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हमने बात करनी है ग्रेविटेशन की, इसकी ओरिजिनेशन क्या है। देखिए हमारे यहाँ जब भी कोई छोटा पार्टिकल हम हाथ से निकालते हैं तो वो ज़मीन की तरफ ही गिरता है, ठीक है। या हम देखें कि हमारे इस सिनेरियो में आसमान में जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं या प्लैनेट्स क्यों मूव कर रहे हैं, अराउंड द सन क्यों मूव कर रहे हैं, वजह क्या है, ठीक है। या जो मून है वो अराउंड द अर्थ जो है वो क्यों रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कोई वजह है। जैसे हमने पहले ग्रेविटी पढ़ा था, ठीक है। ग्रेविटी मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट होता है, सही है। तो यहाँ पर आज जो हमने जो बात करनी है वो ग्रेविटेशन की बात करनी है। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बात याद रखिएगा कि ग्रेविटेशन क्या है, एक अट्रैक्शन है दो बॉडीज के दरमियान। किसके दरमियान? दो बॉडीज के दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स हम किसे कहते हैं? वो फोर्स जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर एग्जर्ट होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात कर रहे हैं ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी के फोर्स से जो है वो डिफरेंट है, ये चीज याद रखिएगा एक। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है? अगर हम इंग्लिश में देखें ग्रेविटेशन एक नाउन है, यानी ये इट इज अ अट्रैक्शन, इट इज अ अट्रैक्शन। ये एक अट्रैक्शन हुआ करती है, ठीक है, दो बॉडीज के दरमियान। इट इज अ अट्रैक्शन वन बॉडी से दूसरी बॉडी के दरमियान जो अट्रैक्शन है, इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं हम? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? जब एक बॉडी, सपोज ये बॉडी ए है, द फोर्स ऑफ, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? याद रखिएगा कि सर आइजैक न्यूटन एक मरतबा बात करते हैं हम 1665 की जब हम बात करते हैं तो ये एक दरख्त के नीचे बैठे थे और वो एक सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। किस चीज का सॉल्यूशन? वो ये सोच रहे थे कि जो प्लैनेट्स हैं वो अराउंड द सन कैसे मूव करते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये चीज वो 1665 में ये चीज ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऑब्जर्व करने से क्या हुआ, जिस दरख्त के नीचे बैठे थे, ठीक है, ये एक दरख्त था, जिस दरख्त के नीचे बैठे थे तो ये एप्पल का दरख्त था। किसका था? एप्पल का था। तो अचानक जो है एप्पल आकर जमीन पर गिरा। तो वहां से उन्होंने एक आइडिया लिया कि ये एप्पल जो है वो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो वहां से उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया कि दो मैसेज के दरमियान एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशन फोर्स। ना सिर्फ ये मसला सॉल्व हुआ कि एप्पल जमीन पर क्यों गिरा है, लेकिन ये भी मसला सॉल्व हुआ, उनको ये भी मालूम हो गया, इस काज का भी पता चल गया कि जो प्लैनेट्स अराउंड द सन मूव कर रहे हैं उनकी वजह क्या है कि ये दो बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। इस वजह से ये जो प्लैनेट्स हैं अराउंड द बॉडी मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल बनता है कि हम पर किसी की फोर्स, जैसे कि पार्टिकल ये हमारे साइड क्यों नहीं आता या हम इस पे अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? तो याद रखिएगा ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है ये बहुत स्मॉलेस्ट होती है, बहुत ही मैग्नीट्यूड में बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसकी वजह से हमें महसूस नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ही लार्ज बॉडी हो और एक छोटी बॉडी हो तो छोटी बॉडी हमेशा लार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये चीज याद रखिएगा। इस वजह से हमारे यहाँ जो छोटी छोटी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो हमें फोर्स महसूस नहीं होती, लेकिन एक लार्ज बॉडी होगी तो उसकी फोर्स भी ज्यादा होगी जिसकी वजह से वो अपने मरकज की तरफ किसी भी बॉडी को खींच लेती है।
तो इसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो अराउंड द सन घूमते हैं, या जो मून है वो अराउंड द अर्थ घूम रहा है। तो बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था। सबसे पहले सिनॉप्सिस पॉइंट्स में लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये जो लॉ था ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? ये दिया था 1687 में, ठीक है। बाज़ औक़ात आपको 16 जो है वो 86 भी मिलता है, इस तरह से ये चीज याद रखिएगा। तो ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ये किन चीजों के दरमियान रिलेशन था? ये रिलेशनशिप था रिलेशनशिप ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का रिलेशनशिप था किसके दरमियान? बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज। अब बात करेंगे हम स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? स्टेटमेंट भी होनी चाहिए इस लॉ की। स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और ये बॉडी ए है हमारे पास, ये बॉडी बी है। इसका सेंटर बॉडी का ये है और इसका बॉडी का सेंटर ए है। इसका मैस हम सपोज करते हैं m1 है और इसका मैस जो है वो m2 है, ठीक है। और इनके सेंटर्स के दरमियान एक लाइन खींचते हैं, ये जो है ये इतने डिस्टेंस पर एक दूसरे से दूर है, यानी r डिस्टेंस पर एक दूसरे से मौजूद है। तो याद रखिएगा बॉडी A जो है वो B पर फोर्स एक्सर्ट करेगी और बॉडी B जो है वो बॉडी A B पर फोर्स एक्सर्ट करेगी और बॉडी B जो है A पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, जिनको हम माइनस से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें जो स्टेटमेंट मिलती है, स्टेटमेंट क्या मिलती है? स्टेटमेंट ये है द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, द फोर्स स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेस, इन दो मैसेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस यानी m1 और m2 की प्रोडक्ट की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मकसद के जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मकसद क्या हुआ कि जितने प्रोडक्ट ज्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जितना डिस्टेंस लॉन्गर होगा ज्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो ये हम पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में। अगर हम इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में हम ये चीज करेंगे एक्सप्लेनेशन में सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, लेट हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए है, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, ठीक है। बॉडी ए जो है उसका जो मैस है वो m1 है और बॉडी बी का जो मैस है वो m2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि ये r है, कितना डिस्टेंस है? r है। यानी ये बात समझिएगा, हमारे पास मान लीजिए कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। बॉडी ए का जो मैस है, मैस ऑफ बॉडी ए इज m1, इस तरह से मैस ऑफ बॉडी बी इज m2, और जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है वो डिस्टेंस r है। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा? तो आइए थोड़ा सा स्टेटमेंट को देखिए। सबसे पहले जो स्टेटमेंट में हमारे पास जो पहला रिलेशन है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस के। तो यहां से हम एक रिलेशन क्रिएट करेंगे कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेस के, प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m2, ठीक है। ये रिलेशन फर्स्ट है हमारे पास। दूसरा रिलेशन, ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो यहां से आप देख लीजिए कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमेशा एक चीज न्यूमरेटर में होगी जो दूसरी चीज डिनोमिनेटर में होगी, ठीक है। ये रिलेशन हमें मिल गया 2। अब इन दोनों रिलेशन को आप कंबाइन करें या आप कंपेयर करें, तो कंपेयरिंग
फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन, जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज याद रखिएगा, तो हमें रिलेशन मिलेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से देख लीजिएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम यूज करेंगे, क्योंकि इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते हैं, जैसे कि f इज इक्वल्स टू हमारे होगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इस जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया इक्वल टू और g, और g जो यहाँ पर है किसका काम कर रहा है, याद रखिएगा g हमारे पास है, हम यूं कहें कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहें या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, या कांस्टेंट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। अच्छा, यानी इसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको, एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आई होप कि आपको स्पेलिंग समझ में आई होगी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये बात समझ में आई। ये था हमारा लॉ, कौन सा लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि ये जो g है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा इसकी जो वैल्यू होगी g की, वो वैल्यू हमारे पास इस तरह से होगी, g is equals to 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और इसका यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में, या यहाँ से आप समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और इस g का यूनिट क्या होगा, g का यूनिट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर डॉट केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, इसका हम यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आप इस रिलेशन को देखते हैं, यहाँ पर r स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, तो ये रिलेशन कुछ यूं बन जाएगा f r स्क्वायर, और ये जो m1 m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड पर आकर डिवाइड करेंगे, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा m1 m2 और ये g, जिसको हम लिख सकते हैं g इज इक्वल्स टू f r स्क्वायर अपॉन m1 और m2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और r का जो, यानी r हमारे पास डिस्टेंस है तो इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और ये m1 और m2 kg मल्टीप्लाई बाय kg तो हो जाएगा kg स्क्वायर, और इसको जब हम ऊपर ले आएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डॉट पर kg स्क्वायर में मिलेगा g का यूनिट, और इसकी हमें वैल्यू मिलेगी 6.67 into 10 पावर माइनस 11। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें हमने बात याद रखनी थी कि ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो बॉडीज के दरमियान। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जब अपनी फोर्स अप्लाई करती है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये किसने दिया था, ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है, 1687 में ये लॉ दिया था। ये रिलेशनशिप है बिटवीन टू बॉडीज के दरमियान, जो फोर्स होती है उसके दरमियान रिलेशन होता है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, तो इनका कहना था कि जो दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है वो डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के, यानी m1 को और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शनल होती है। और दूसरा हिस्सा उन्होंने क्या कहा, इसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा, कि जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब यहाँ क्या मकसद, कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी फोर्स कम होगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से हमने दो रिलेशन बनाए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, कि दो बॉडीज थी ए और बी, इसका बॉडी ए का मास m1 था और बॉडी बी का मास m2 था, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस था वो r था। तो स्टेटमेंट के मुताबिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, ये पहला रिलेशन, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ये सेकंड रिलेशन। दोनों रिलेशन को जब हमने कंबाइन किया तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 and m2 and inversely proportional to r square। ये जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो यहाँ पर g हमें इस्तेमाल करना होगा, और g को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
और इसकी वैल्यू हमने आपको बताई कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, हैदराबाद में हो या कराची में हो, आप किसी पहाड़ पर बैठ जाएं या जमीन पर बैठे हो आप, तो जी की वैल्यू कभी भी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ये जी स्मॉल जी से डिफरेंट है। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है और इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, मगर जी जो है यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इसी दुआ के साथ हमें दीजिएगा इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल और अपनों का ख्याल और उनका ख्याल जो आपका ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।